हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा अभी होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है बिहार दरोगा के लिए, जिसमें दोस्तों आपको डेट 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक में जितने भी आपके होमवर्क करवाए गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे सप्ताह का जो डे 1 से लेकर के डे 5 तक का क्लास हुआ है, उस सभी क्लास को हम एक ही वीडियो में यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। तो रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए हमने आप सभी के लिए सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो लाया है, जिसमें आपका पूरा एक सप्ताह कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम क्या करेंगे, आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, तो टेलीग्राम पर देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को। दोस्तों, हमने आपको लिख के लाया है। यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे डे 1 का है, तो आप देख पा रहे होंगे। डे 1 का पहला सवाल, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, उस वक्त कौन थे। बिहार के मुख्यमंत्री नाथ शास्त्री थे, ठीक है। भोलानाथ शास्त्री जो उस वक्त कौन थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो नित्यानंद कानून को दोस्तों जो है ना, उस वक्त बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे। ये कब लगा था, तो 1968 में पहली बार जो है ना बिहार में आपके राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और देश में राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, देश में राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग कह रहे हैं कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय है, उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय कहते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मैनिफेस्ट पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों, गिफ्ट जो मैनिफेस्ट पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय द्वारा गिफ्ट टू मैनिफेस्ट पुस्तक को लिखा गया है। किस भाषा में, फारसी भाषा में। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज की रचना की गई थी, वो किस भाषा में, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये गुजराती भाषा में किया गया था, ठीक है। और हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी जी ने स्वराज शब्द को समझाया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये कौन होते हैं, तो नवनिर्वाचित वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। इस बार कौन थे, 18वीं लोकसभा के भर्तृहरि मेहताब जी थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, दुग्ध धारा और कपिल धारा जो जलप्रपात है दोस्तों, ये कहाँ पे है, नर्मदा में है, ठीक है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है, अरब सागर में अपना जल को गिरा देती है। अगला प्रश्न क्या है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो आंख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश होती है, इसको नियंत्रित कौन करता है, परितारिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे आइरिस भी कहते हैं। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा हमारे पास है, 85 के 3 के तहत जो है ना, ये लोकसभा जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं, या से आप सत्रावसान भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो का गठन कब हुआ था। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो होता है, इसका जो गठन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को इसको हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, 11वें क्रम के डॉक्टर वी नारायण इसके क्या होंगे, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि विश्व शिक्षा यहाँ पे घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो घुड़सवारी होता है, इसके मैदान को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिना के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एरिना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने, 2 आंग्ल भारतीय को, और राज्यसभा में कितने, 12 आंग्ल भारतीय को चुना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंग्ल भारतीय नहीं दोस्तों, इसमें 12 लोगों को चुना जाता है यहाँ पे। और दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो अनुच्छेद 331 के तहत जो है ना, आंग्ल भारतीयों को यहाँ पे चुनने का जो है प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 331 में, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, तो 2 और 12 कितना होगा, 14 हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको भी हाल ही में इसे समाप्त कर दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, तो संविधान 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जो है इसको अब जो है इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। जो लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति जो है द्वारा मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन को, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण स्थान कहाँ पे है, तो दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएंगे, हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। किस रंग में प्रकाश का परिकर्तन न्यूनतम होता है, देखिए किस रंग में प्रकाश का परिकर्तन न्यूनतम होगा, तो लाल रंग में क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का परिकर्तन होगा न्यूनतम होगा, और सबसे अधिक किस रंग में होगा, तो आपके बैगनी रंग में सबसे अधिक परिकीर्णन होगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या है, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या हो जाएगा, फ्रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड का मुद्रा हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले जो इस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई थी, शुरुआत हुई थी, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ हुई थी, तो स्विट्जरलैंड में ही हुई थी, ठीक है। एकमात्र देश जो है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिला करके अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों कितना होगा, संपूर्ण विस्तार की हम बात करें, यानी कि जलीय और जो स्थलीय दोनों का संपूर्ण विस्तार कितना हो जाएगा, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य है ना वो 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर है प्लस में 8 यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है 7 सिस्टर में सिक्किम यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सिक्किम 7 सिस्टर में जो है ना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य होंगे, टोटल 8 राज्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है, तो खंबात की खाड़ी जो है दोस्तों ये दमन और दीव के बीच में स्थित है, कहाँ पे, दमन और दीव के बीच में स्थित है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो दोस्तों क्या होगा, गुजरात का जो है समुद्री तट जो है सबसे लंबी है, और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, तो गोवा की क्या होगी, तो सबसे छोटी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या रहेगी, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है, दोस्तों भारतीय मानक समय जो है ना कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उसमें कौन सा, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से क्या होता है, भारत का मानक समय गुजरता है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है, तो दोस्तों 6 डिग्री चैनल जो है ना ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है, ठीक है। यानी कि जो 6 डिग्री चैनल है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है, दोस्तों कहाँ से होता है, चेन्नई से किया जाता है। अगर जीरो देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो कुल तो 100 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा, तो 6:40 शाम का होगा। और दोस्तों कुल देशांतर संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो कितना होगा, 360 होता है कुल देशांतर की संख्या। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है, तो संपूर्ण पृथ्वी को जो है 179 जो है अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, तो दोस्तों विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, तो टॉलमी द्वारा जो है विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाया गया था। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो कुल 12 राज्य ऐसे हैं जो भारत के उत्तर में स्थित है, कहाँ पे, उत्तर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ये छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है, राज्य की बात करें, और बघेलखंड की पहाड़ी क्षेत्र में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो भारतीय उपमहादेश में देश की हम बात करें तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है भारतीय उपमहादेश में देश हो जाएंगे। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करती है, तो दोस्तों 12 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन 16 राज्य ऐसे हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को स्पष्ट करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कितनी करती है, 16 करती है, लेकिन 12 नहीं करती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया था, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सहकारिता मंत्रालय इसका स्थापना कब हुई थी, 2021 में सहकारिता मंत्रालय का स्थापना किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या रहेगा यहाँ पे, 2001 से 2011 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 17.64% की क्या यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो दोस्तों ये 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली से किया है, ठीक है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2014 में प्रारंभ किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुआ था और इस वर्ष इसका कितना वर्ष पूरा है? तो 10 वर्ष पूरा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह का सबसे अधिक प्रचलित है? तो सबसे अधिक बाल विवाह दोस्तों कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों ग्लोबल जो गर्लहुड रिपोर्ट है ये सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1969 में देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए लक्षद्वीप जो है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। वही सबसे अधिक की हम बात करें तो कौन सा होगा? दिल्ली जो है सबसे अधिक आबादी वाला यूटी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सी हो जाएगी? तो पुर्तगाली दोस्तों क्या होगी? सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी हो जाएगी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों अल्बुकर्क था, ठीक है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम को स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये मद्रास में भारत में प्रथम जो नगर निगम का स्थापना किया गया था कब? 1688 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो उसका नाम क्या था? जॉन चाइल्ड को। किसको? जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था और ये कब किया गया था? 1688 ईस्वी में ही किया गया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वांडीवास का युद्ध जो होता है ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में ये युद्ध होता है जिसमें ब्रिटिश जीत जाता है, फ्रांस की हार हो जाती है। फ्रांसीसियों ने अपना पहला मुख्यालय का नगर कहाँ बनाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो मुख्यालय नगर है ये पांडिचेरी में बनाया था। कहाँ पे? पांडिचेरी में। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय में पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो दोस्तों 1632 ईस्वी में जो है ना शाहजहां के समय में अंग्रेजों ने पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध दोस्तों हम बात करेंगे तो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चोल का युद्ध जो हुआ था वो 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध होता है जिसमें मिस्र जीतता है और फ्रांस क्या होती, पुर्तगाल क्या होती है यहाँ पे? हार हो जाती है। यानी कि चोल का युद्ध जो हुआ था वो मिस्र और पुर्तगाल के बीच में होता है जिसमें मिस्र जीत जाते हैं और पुर्तगाल की क्या होती है? यहाँ पे हार हो जाती है। अगला सवाल क्या है कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय है इसका पूर्वगामी किसे कहते हैं? तो अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। भारतीय सेना ने 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? दोस्तों वो ऑपरेशन कौन सा था हमारे पास? तो ऑपरेशन विजय के तहत जो है ना भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब हुई थी? देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था नहीं ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था? फ्रांस के बीच में हुआ था। इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ना उसी का परिणाम था सप्तवर्षीय युद्ध। ये ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। ये समाप्ति जो हुई थी इसकी वो पेरिस की संधि के तहत हुई थी। यानी कि जो सप्तवर्षीय युद्ध है इसकी समाप्ति किसके तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि के तहत जो है इसकी समाप्ति होती है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कहा था? लॉर्ड मेकाले साहब ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त जो फैक्ट्री है यह कहाँ खोली गई थी? तो 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में सबसे पहली बार मान्यता प्राप्त जो है फैक्ट्री को खोला गया था 1611 में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल
पद नाम दिया गया था, तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? वो कौन सा था? 1773 स्वीकार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो दोस्तों वो कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया था। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी? तो 1784 जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ना, गवर्नर जनरल परिषद की संख्या जो पहले 4 थी उसको घटा करके 3 कर दिया गया था। ठीक है, कितना कर दिया था? 3 कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो गवर्नर जनरल है इसको वीटो शक्ति का अधिकार जो दिया गया था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को वीटो के शक्ति का अधिकार दिया गया था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसी के तहत जो है कंपनी को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले सर थे। ठीक है, यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो दोस्तों वो था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ना पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। इसके जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा हो गया था। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 1784 जो अधिनियम पारित हुआ था उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो विलियम पिट्स जो थे उस वक्त कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? वो 1813 ईस्वी का अधिनियम था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 ईस्वी के जो एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत का क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को समाप्त किया गया था। क्या था? सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले को किया गया था। कब? 2000 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ अगला है कि दोस्तों भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारत में जो है ना कुल अभी वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 11 शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में। और पहले दोस्तों कितनी थी? पहले 6 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 शास्त्रीय भाषा यहाँ पे दे रखी है, जिसमें आपके तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, बंगाली, असमिया। ये जो है टोटल दोस्तों आपके पास कितने हैं? तो आपके पास तो यहाँ पे दोस्तों 11 टोटल जो है वो शास्त्रीय भाषा वर्तमान में है। ठीक है, और तमिल को कब मिला था? तो 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा दर्जा मिला था और संस्कृत को 2005 में संस्कृत को दोस्तों यहाँ पे संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ये पूछता है, आपको ध्यान रखना होगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? दोस्तों 8 है वर्तमान में। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया, मणिपुरी और ओडिसी। ठीक है, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो कन्नड़ और तेलुगु को दोस्तों कब दिया गया था? आपको 2008 में दिया गया था। वहीं हम बात करें तमिल को, तो तमिल को 2004 में और जो संस्कृत है उसको 2005 में दिया गया था। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो राधा कृष्ण के जो कथा प्रसंग है इसी का चित्रण दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको डे 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और हम बढ़ते हैं अब डे 2 की ओर। डे 2 का पहला सवाल क्या रहा है कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों भारत सरकार की जो यहाँ पे 2 योजना की बात हो रही है वो कौन कौन सा होगा? पहला होगा जल जीवन मिशन,
इन्होंने इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में इसकी शुरुआत हुई है। अब 24 में इसका 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक है जनधन योजना दोस्तों, इस ये भी शुरुआत हुई थी कब? 2014 में, और 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों जो 10 वर्ष पूरे होते हैं ना, वो आपके एग्जाम का पार्ट्स बनते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप कुछ और जान लीजिए, जैसे कि मेक इन इंडिया है, इसका भी 10 वर्ष पूरा हुआ, 2014 में इसका बना था। इंद्रधनुष योजना की दोस्तों बात करें तो इसका भी 10 वर्ष पूरा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन, इसका भी क्या हुआ है? 10 वर्ष पूरा हुआ है। और दोस्तों भारत का जो प्रथम स्मार्ट सिटी है वो कौन सी है? भुवनेश्वर है, ठीक है। और 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा होगा हमारे पास? तो शिलोंग होगा। कौन सा? 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? शिलोंग है। और पहला दोस्तों कौन सा स्मार्ट सिटी? वो भुवनेश्वर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई थी? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना है, इसको प्रारंभ हुई थी 2015 में। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत हुई थी कब? 23 सितंबर 2028 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होती है। 33वीं प्रगति बैठक का क्या आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 33वीं जो प्रगति बैठक है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था, और उसके आयोजनकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों जो मिशन प्रगति है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। मिशन प्रगति को भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों वो समिति कौन था? D.Y. चंद्रचूड़ समिति के द्वारा इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है? दोस्तों वर्तमान CJI कौन है? संजीव खन्ना जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कौन हो जाएंगे? CJI हो जाएंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे संजीव खन्ना जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन थे? तो उनका नाम क्या था? हीरालाल जे कान्या जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI थे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों कितनी है? 34, यानी 33 प्लस 1 जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? इसका नाम तो क्या है? वंदे भारत है, ठीक है। 2018 में ये लॉन्च किया गया था। इसका पहला नाम क्या था? T18 था, और इसको अब चेंज करके वंदे भारत कर दिया गया है। दोस्तों फर्स्ट रेल जो चला था वंदे भारत का, ये कहाँ से कहाँ तक? तो वंदे भारत जो दोस्तों वाराणसी से दिल्ली के बीच में पहला रेल चला था, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और वंदे भारत का दोस्तों हम बात करें तो ये 400 ट्रेन इसमें चलाई जाने की योजना है। और भारत का प्रथम जो किसान रेल चला था, ये कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से बिहार के दानापुर तक चला था। कब? 2020 ईस्वी में चला था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चल रही थी दोस्तों? तो पहले जो तेजस रेल थी ये कहाँ से? वाराणसी से अहमदाबाद के बीच में चला था। आपको ध्यान यानी कि यूपी से लेकर के कहाँ पे? गुजरात के बीच में चला था। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की जो पहली डबल डेकर ट्रेन है उसका नाम क्या है? वासुकी ट्रेन, ठीक है। वासुकी ट्रेन जो है भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन है। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों क्या है? भारत मतलब कि मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान हो जाएगा, वो कौन सा है? दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान दोस्तों क्या है वर्तमान में? तो 5वां स्थान है अर्थव्यवस्था में वर्तमान में। और दूरसंचार में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। दूर से दूसरा, दूर से दूर, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे खुशी में, यानी कि खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? 126वां स्थान है खुशहाली में। और पासपोर्ट में दोस्तों कितना है? 85, 50वां स्थान है। भुखमरी में 105वां स्थान है। और मानव विकास सूचकांक दोस्तों बात करें तो 134वां स्थान भारत का इसमें मानव विकास सूचकांक में हो जाएगा। और इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना होती है। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 3 करोड़ जो है खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी होगी? वो जनधन योजना होगी, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए जो पहल की शुरुआत की गई है वो है बाल विवाह मुक्त गांव पहल, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो कहाँ पे दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। दूसरे स्थान में कौन सा है? बिहार, ठीक है। यानी पहले स्थान पे कौन है? वेस्ट बंगाल। दूसरे स्थान में कौन सा? बिहार हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की सजा किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है दोस्तों। और वर्तमान में जिसमें जो जज होते हैं कितने होते हैं? 34 होते हैं, ठीक है। 34 यहाँ पे जज हो गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है? दोस्तों 2025 को
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो सहकारिता जो मंत्रालय है इसकी स्थापना की गई थी 2021 में, ठीक है। और सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री कौन हो जाएंगे? तो अमित शाह जो है वो सहकारिता मंत्रालय के कौन हो जाएंगे? मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम गणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी कि जो जनगणना होगा ना दोस्तों 2025 में जनगणना होगी, उसका रिपोर्ट कब आएगा? 2026 में आ जाएगा। यानी कि जनगणना तो रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित होगा? तो 2026 में प्रकाशित होगा। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो दोस्तों कौन? मृत्युंजय नारायण है, वो जनगणना के वर्तमान में क्या होंगे? आयुक्त हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों ये पहले 2026 था, अब से बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान परिसीमन की जनसंख्या पर आधारित है। दोस्तों वर्तमान जो परिसीमन है हमारे पास वो किस जनसंख्या पर आधारित है? तो ये 1971 ईस्वी के जनसंख्या पर आधारित है। हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों एनपीआर मतलब क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा था? असम था, ठीक है। असम था इसको लागू करने वाला पहला राज्य। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एनसीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों एनसीआर दोस्तों इसको लागू किया गया था 2019 में एनसीआर को लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं कि गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था? उसका संकेतक क्या होता है? देखिए गुरुत्वीय जो नियतांक होता है कैपिटल जी, इसको किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है। इसका ये होता है जी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 ईस्वी में पीएम फसल योजना की क्या होती है? शुरुआत की गई थी। संविधान में लागू होने के समय मूल अधिकार कितने दोस्तों? वर्तमान वर्तमान से 7, लेकिन वर्तमान कितने हैं? 6 है, ठीक है। कितने हैं? 6 है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से? सूरत से। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो केसरी और मराठा है इस पत्रिका का संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो है इसका संपादन किया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में जो प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण है ये आपके वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है बजट के दिन में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उनका दोस्तों नाम क्या था? रहीमतुल्लाह सियानी थे। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे दूसरे क्रम के। और पहले कौन से? बदरुद्दीन तैयबजी थे, और दूसरे कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी थे। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अपनी अध्यक्षता की थी। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? दोस्तों तो नाइट्रोजन है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं, ठीक है। और दोस्तों नाइट्रोजन का यूज आजकल कहाँ पे होता है? टायरों में हवा भरने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ना पौधे की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम के रूप में, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद लिया गया था। दोस्तों अगर बात करें सीएजी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148 में सीएजी की चर्चा होती है। और भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? तो के नरहरि राव थे भारत के प्रथम जो थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, ठीक है। उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। और जो सीएजी होता है अपना रिपोर्ट किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो जो नौजवान भारत है इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एचएसआरए की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1928 में हुआ था एचएसआरए। और 1928 में सांडर्स की हत्याकांड में भी भगत सिंह को फंसाया गया था। और असेंबली बम कांड कब होता है? तो 1929 में क्या होता है? असेंबली बम कांड होता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में जो मौद्रिक नीति है इसको आरबीआई जारी करती है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 एक्ट के तहत जो है 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पे, और इसकी समिति की हम बात करेंगे किस समिति के तहत हुआ था? तो ये यंग हिल्टन समिति के द्वारा आरबीआई की स्थापना होती है। बौद्ध धर्म से संबंधित राज्य का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित था है? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मजारी का स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? तो ये स्थित है कहाँ पे? वाराणसी में कराया, वाराणसी में स्थित है सारनाथ में, ठीक है।
सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था? तो सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए जो योजना चलाई गई है उसका नाम क्या है? इंद्रधनुष योजना है। ये 2014 में शुरुआत हुई थी और कहाँ से? तो यूपी के बलिया से इसकी स्टार्ट होती है। और दोस्तों टीका कितने हैं? 7 टीके की बात हो रही है। बिहार इसी तरह पे बिहार में भी 7 निश्चय योजना 2016 ईस्वी को लॉन्च किया था। अगला सवाल कह रहा है कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? दोस्तों यूएनईपी की स्थापना की गई थी 1972 में। कब? 1972 में की गई थी यूएनईपी की स्थापना। और किस सम्मेलन हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? स्वीडन में हुआ था। ये जो दोस्तों ये स्टॉकहोम सम्मेलन है ना, ये पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था। ठीक है, तो और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि 5 जून 1974 ईस्वी को प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग की अगर हम बात करें तो वो होता है अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है, जिसे वो क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। और बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है कौन सा? सेरिब्रम होता है। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? देखिए, भारत में जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है लोकसभा के कुल सीटों का जो है 15% होता है। ठीक है, और ये 91वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको निर्धारित किया गया था। तो ये प्रश्न जो है आपके जो इस बार रिसेंटली में 17वीं बीपीएससी हुआ था, इससे ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी किस दो पहाड़ी से के मध्य से गुजरती है? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ना, ये कहाँ से गुजरती है? विंध्य और सतपुरा के बीच से गुजरती है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 ईस्वी में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया था। और 22 मई को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? भारत में जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब कहाँ से की गई थी? तो पीएम गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी कहाँ से दोस्तों? तो ये हुआ था 20 जून 2020 ईस्वी को बिहार के खगड़िया जिला से हुआ था। और भारत के 6 राज्यों में योजना की शुरुआत की गई थी पीएम गरीब कल्याण योजना। कब? 2020 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो दोस्तों होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इसका जो वेतन होता है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो 125 अनुच्छेद के तहत से मिलता है। और न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2.5। और मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? तो दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका उद्गम स्रोत जो है किस पुस्तक को माना गया है? तो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, और जिसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। कृषि और उसके संबंध क्षेत्र की व्यवस्था को किस श्रेणी में रखते हैं? तो कृषि और उसके संबंध क्षेत्र है उस व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये प्राथमिक श्रेणी में से रखा जाता है। और उत्पादन तो गेहूं और चावल हो गया। खान और खनन जो है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रथम श्रेणी में खान और खनन को रखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखते हैं? तो गैस और जल विद्युत आपूर्ति को हम रखते हैं किसमें? दूसरा में। ठीक है, विनिर्माण दोस्तों किसमें? द्वितीय श्रेणी में आएगा। और रिलायंस जो है सेवा कंपनी, वो किसमें आएगी? तो ये भी आपके दूसरा में ही आएगा। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? तो दोस्तों आप देखेंगे होटल, ये सेवा क्षेत्र है, यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। रियल एस्टेट भी आता है तृतीय क्षेत्र में। चिकित्सा भी आपका क्या आएगा? तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। जबकि वस्त्र और पोशाक दोस्तों ये तृतीय में नहीं आता, किसमें आता है? दूसरा में आता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में जैसे बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी किसमें आएंगे? तृतीय क्षेत्र में आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर विभाजन है ये किया गया था जॉर्ज फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज फिशर के द्वारा भारत में सेक्टर विभाजन का किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? तो सरकारी हस्तक्षेप को की नीति को अपनाने का समर्थन दिया गया था प्राइवेट कंपनी को, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका विचार दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसकी पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। ठीक है, इस कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जिसने समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? दोस्तों भारत में हम बात करें अगर तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित है। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन किया गया था 1868 में। कब? 1868 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दोस्तों। उस वक्त जो हमारे कौन थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था, आकलन किया गया था, और उन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति जो है ना राष्ट्रीय आय को गणना किया था आजादी के बाद दोस्तों। कब? 1919 में। मूल मात्रकों का कुल संख्या कितनी होती है और लिखिए। देखिए मूल मात्रक संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें लंबाई हो गया, समय, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ठीक है, और दो यहाँ पे और छूट रहे हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा कौन सा, ज्योति तीव्रता होता है ना, वो हो जाएगा यहाँ पे, तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि सही सुनिश्चित कीजिए, यानी कि विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होगा? एम्पियर होगा। आवृत्ति उससे क्या होगा? हर्ट्ज यहाँ पे होगा। ठोस कौन सा होता है? कौन सा? स्टेरेडियन। और विद्युत शक्ति क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है दोस्तों? क्या होता है? कैलोरी जो है वो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यहाँ पे हो जाएगा। तापमान का सही मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है तापमान का सही मात्रक। और सही का दोस्तों हम बात करें कितना होता है समान ताप? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बात करें 310, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट यहाँ पे हो जाएगा आंसर। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष दोस्तों किससे? दूरी से प्रकाश वर्ष क्या होगी? संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है दोस्तों? दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? कैंडेलाज होगी। दीप्त तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का इकाई यहाँ पे हो जाएगा। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है और दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे अदिश के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश के नाम से ऐसी राशि को हम लोग जानते हैं। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल और ताप प्रवणता कैसी राशियां होती है? तो ये क्या होती है? संवेग राशियां होती है। क्या होती है? संवेग होती है। यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा होता है? तो राइबोसोम होता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था दोस्तों? कोशिका को सर्वप्रथम देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसमें? टॉक टिश्यू में देखा था, जिसमें मृत कोशिका को देखा था। अगर हम वही बात करें कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो एंटन लिवेनहॉक के द्वारा जो है नाखून में जीवित कोशिका को देखा गया था। अगला प्रश्न क्या है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है, अपशिष्ट निपटान में मदद करता है दोस्तों? कौन सा? लाइसोसोम होता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे के द्वारा इसकी खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जानते हैं? तो लाइसोसोम को हम लोग क्या जानते हैं? सुसाइड यानी कि आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो प्राणी में सबसे लंबी कोशिका की हम बात करें अगर, तो क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होती है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है। केंद्र की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज किया गया था। कोशिका के किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति पावर हाउस कहते हैं। ये शोषण करता है। खोज किया था अल्टमैन के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार क्या हो जाएगी? तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार यहाँ पे हो जाएगी। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग कौन सा होता है दोस्तों? जो पैकेजिंग करता है वो कौन सा? गोल्जी काय होता है, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका है इसका अवलोकन किया गया था लिवेनहॉक के द्वारा। कब? आरबीसी की खोज लिवेनहॉक ने किया था। स्पर्म की खोज भी लिवेनहॉक के द्वारा ही हुआ था। वैज्ञानिक हक्सलर ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? दोस्तों वैज्ञानिक हक्सलर ने जीवन का भौतिक आधार माना है किसे? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है, और माना है कि क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है, यानी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती है। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जानते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा जानते हैं एटीपी को कोशिका में ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो वनस्पति कोशिका में जो क्लोरोफिल है इसका संबंध प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पे हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का जो निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, जबकि इसका कब्रिस्तान कहाँ पे होगा? प्लीहा में होगा। कहाँ पे? प्लीहा में होगा। कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करते हैं? कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से शरीर का निर्माण करती हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड की बनकर बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका के बाहरी आवरण के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र आगे धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ? केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पे? केंद्रक में पाए जाते हैं। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश में होता है दोस्तों। जो मनुष्यों में कोशिका विभाजन होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री।
गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? तो दोस्तों गुणसूत्र की हम बात करें तो वाल्डियर द्वारा जो है शब्द प्रदान किया गया था, और उन्होंने 23 जोड़ी यानी कि 46 जोड़ी मतलब मनुष्य में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण इनमें से कौन सा होता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण दोस्तों क्या होगा? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति यहाँ पे हो जाएगा। डीएनए के डू हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। और इसकी खोज क्या था डीएनए का, अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक मेसर के द्वारा है जो डीएनए का खोज किया गया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक द्वारा क्या होता है यहाँ पे? नियंत्रित होती है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यहाँ पे यौगिक कहलाता है। एक ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपधातु के नाम से जानते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? दोस्तों वाटर जो होती है जल, वो प्रकृति में क्या होते हैं? तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे 1 और डे को यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं डे 3 की ओर। डे 3 का पहला सवाल कह रहा है कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? दोस्तों हाल ही में जो हमसफर नीति है, हमसफर नीति, इसका शुभारंभ किया गया है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। और दोस्तों इसके वर्तमान मंत्री कौन हो जाएंगे? तो इसके मंत्री कौन हो जाएंगे? तो नितिन गडकरी साहब हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? दोस्तों जो सागरमाला परियोजना है इसका संबंध किससे होता है? तो बड़े बंदरगाह से होता है सागरमाला परियोजना का संबंध। और भारतमाला परियोजना की बात करें अगर तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित होता है भारतमाला परियोजना। किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है? तो पोलावरम जो परियोजना है ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश का परियोजना है, जिसमें जो है दोस्तों ये जो पोलावरम परियोजना है ना, किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? तो 2014 में पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों नई चेतना 3.0 योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 2024 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष है महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एससी सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया है? दोस्तों पोस्को एक्ट के तहत किया गया है। आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया दोस्तों? 67 के तहत किया गया है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? आप सबको पता है उसका नाम क्या है? शारदा सिन्हा जी है। कौन है? शारदा सिन्हा। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म प्रतिनिधित्व करेगी दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी करेगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लापता लेडीज करेगी। कौन? लापता लेडीज करेगी। ऐसे ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? सत्यजीत रे है। क्या है? सत्यजीत रे यहाँ पे हो जाएगा। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो जो वैदिक सभ्यता में जो गाय के लिए प्रयुक्त शब्द यहाँ पर हो जाएगा उसका मतलब अधन्या। अधन्या मतलब क्या होता है कि ना मारे जाने योग्य पशु को क्या बोलते हैं? अधन्या के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों उस संस्था का नाम क्या हो जाएगा? श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में रोजगार है और बेरोजगारी है, इसका आंकड़े कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ जो है भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े को जारी करता है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया दोस्तों? तो पटना में किया गया। पटना में एक जगह है कहाँ पे? बिहटा में। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली हवाई आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू हुई है? दोस्तों वो कौन सा होगा? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर शुरुआत की गई है इसकी। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो आंतरिक गुणवत्ता वायु गुणवत्ता विकास है, ये CSIR के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे? तेलंगाना में अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुरुआत किया गया है।
बढ़ते हैं आगे, कह रहे हैं कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला उद्यमिता मंच जो है ये आपके नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा दोस्तों? तो भारत का राज्य कौन सा होगा? केरल जो यहाँ पे टॉप किया है। और हम बात करें शिक्षा में, लिंगानुपात में, सतत विकास में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इन सभी में क्या है, केरल जो है वो कहाँ है दोस्तों? टॉप पर है। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में से समग्र रूप से शीर्ष टॉप मतलब शीर्ष स्थान पर कौन सा है? आईआईटी मद्रास यहाँ पे टॉप किया है। इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया दोस्तों? तो इंडिया रैंक 2024 का 9वां संस्करण यहाँ पे जारी किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 2024 की हम बात करें तो 126वां स्थान विश्व खुशहाली सूचकांक में यहाँ पे हो जाएगा भारत का रैंक। अगला प्रश्न क्या है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन करता है कौन सा? नीति आयोग करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था दोस्तों? एमएसपी जो है ना आपके ये एमएस स्वामीनाथन समिति पर जो है एमएसपी को लागू किया गया था। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो बुद्ध ने अपनी अंतिम जो वर्षा ऋतु था दोस्तों ये वैशाली में बिताया था। और सबसे अधिक कहाँ बिताया था वर्षा ऋतु? ये कहाँ पे? श्रावस्ती में बिताया था। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का गठन कब किया गया था? उसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? डीआर गठन किया गया था ये 1958 में किया गया था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और उसके वर्तमान में जो हेड कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान में हेड हो जाएंगे। रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट का तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर डैम जो है ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना है। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया था? 1950 1989 के बीच में एक सदस्य के रूप में काम किया था। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का जो संकल्प है ये लोकसभा द्वारा क्या होता है? पारित किया जाता है। अगला सवाल क्या है कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो ये आयन मंडल में क्या होती है? घटित होती है। सौरमंडल में कौन से दो ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं उसका नाम क्या होगा? अरुण और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। मिर्ला अवलाकंठा मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। बिहार की दूसरी सबसे साइट नागे और नकटी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कौन से? जमुई में। ठीक है। अब पहली रामसर साइट की हम बात करें तो बेगूसराय में जो है आपके पास कांवर झील पक्षी विहार हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब बनाया गया था? तो 1974 में पहली बार बनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों जो घाघरा नदी है गंगा में कहाँ पे मिलती है? छपरा में मिलती है। कहाँ पे? छपरा में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों वो कौन सी? सतपुरा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में पहाड़ी में स्थित है। इलाहाबाद के संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? दोस्तों इलाहाबाद का संधि जो हुआ था ना ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, यानी बक्सर के बाद युद्ध के बाद 2 इलाहाबाद संधि हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्तरीय सीमा कितनी है? तो सबसे अधिक दोस्तों 4096 किलोमीटर सबसे अधिक है। और सबसे कम कितनी है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम स्थित पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? भारत के उत्तर पश्चिम जो स्थित हो जाता है वो कौन सा होगा? पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित देश हो जाएगा। अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है? तो अफगानिस्तान जो है दोस्तों भारत के जो गलियारे से जुड़ता है उसका नाम क्या है? बखान गलियारा। ठीक है। और अफगानिस्तान और चीन जो अलग होता है ये भी बखान गलियारे से ही अलग होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान भारत के किस राज्य को सफेद पानी के नाम से जानते हैं? तो वर्तमान भारत के जो कौन सा राज्य इस राज्य को सफेद पानी के नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है? सियाचिन को हम लोग सफेद पानी के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किन प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची जाती है। इसे नेफा के नाम से भी हम लोग जानते थे। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है।
और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप अंग था? भारतवर्ष जो था ये जम्बू मुख्य भूमि के अंग था। भारत का जो है भारत की मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर जो है इसकी दूरी हो जाएगी। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पम्बन द्वीप जो है रामेश्वरम द्वीप से क्या करता है? अलग करता है। कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चंद्र जो है अंडमान को क्या करता है? निकोबार से अलग करने का काम करता है। भारत का अक्षांशीय और दक्षिणांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं हम बात करें देशांतर का, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में हमें देखने को मिल जाएगा। बीईआईसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इस वक्त भारत के राजा कौन थे? वो थे अकबर। अकबर थे। और जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों मुगल दरबार में भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था? उसका नाम था सर टॉमस लॉ। जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस लॉ जो थे ये दूसरे अंग्रेज थे जो किसके समय में आए थे? जहांगीर के समय में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 1608 ईस्वी में कहाँ पे? सूरत में खोला गया था। 1660 ईस्वी में बांडीवस की युद्ध लड़ाई की गई थी। किसके साथ लड़ी हुई थी? फ्रांसीसी और अंग्रेज के साथ लड़ाई हुआ था। इसमें फ्रांसीसी की हार होती है, अंग्रेज की यहाँ पे जीत हो जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63 में सप्तवर्षीय युद्ध के इसका परिणाम है। और ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। किसके तहत? पेरिस के संधि के तहत जो है इसकी समाप्ति हुई थी। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे बंगाल में स्थापित किया गया था। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को समाप्त किया था? या बक्सर के युद्ध के बाद जो है ना 1764 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार दोस्तों क्या था? अफीम उत्पादन के लिए क्या था? बहुत ही ज्यादा फेमस था। अगला प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर की औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? दोस्तों उसका नाम क्या था? सर जॉन चाइल्ड को से निष्कासित कर दिया गया था। अंग्रेज रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? दोस्तों जो अंग्रेज रॉल्फ फिंच था ये आपके अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। जो प्रथम अंग्रेज था आगरा, जो अकबर का आगरा दरबार था दोस्तों वहीं पे आया था। 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति में सफल हुआ था? उसका नाम था जॉन मिडलटन। 1611 में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूला था? वो कौन था? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब जो थे वो 1.5 लाख रुपए जो थे मुआवजा के तौर पर वसूले थे। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे घोषित किया था? तो कोलकाता को पहला प्रेसिडेंसी नगर के रूप में घोषित किया था। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? दोस्तों अंग्रेजों के बाद जो भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी थी वो था कौन सा? डेनिस था 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के कारण हुई थी? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। भारत आने वाले यूरोपीय को क्रम में लिखिए। पहला पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी और लास्ट में स्वीडिश आया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे 1858 के शाही अधिनियम के समय बंगाल भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो 1861 में संभव बनाया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई थी। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया था? तो 1858 ईस्वी का जो अधिनियम था लॉर्ड स्टैनली के द्वारा चलाया जा रहा था, उसी के द्वारा निर्गत किया गया था। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय परिषद में
मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था? 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? तो 1786 के अधिनियम द्वारा अपनी कंपनी को अस्वीकार करने की शक्ति दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को जो है यहाँ पे भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष 1919 से प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? 1860 ईस्वी में किया गया था। पहला बजट दोस्तों जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया था इनकम टैक्स पर। ठीक है, इसी समय में इनकम टैक्स भी शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? स्वराज विधेयक 1895 में किया गया था। स्ट्रेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ था? तो स्ट्रेची आयोग गठन हुआ था अकाल पर नियंत्रण करने के लिए लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। यक्षगान दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान यहाँ पे कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का नृत्य हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है? उड़ीसा के लिए नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था किसमें? छऊ नृत्य में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे 1, डे 2 और डे 3 को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं डे 4 की ओर। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है डे 4 का। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डे 4 का पहला सवाल। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो अतुल्य भारत जो डिजिटल पोर्टल है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके द्वारा पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसके जो वर्तमान मंत्री कौन हो जाएंगे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके वर्तमान में मंत्री हो जाएंगे, जो कहाँ से? जोधपुर से सांसद हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसकी शुरुआत हुई थी 2015 ईस्वी से। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है ना ये आपके यूएनडीपी जारी करता है। कौन? यूएनडीपी जो है भारत में मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सी है? तो 134वां जो है स्थान भारत को मिला है। मानव विकास सूचकांक जारी करने कितना आधार है दोस्तों? कितना है? 3 आधार है। कितना? 3 आधार है। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है? दोस्तों त्रिपुरा और त्रिपुरा स्टेट ने आवंटित किया है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पे कि भू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है? तो अमित शाह ने दिया है। किसने? अमित शाह जी ने, जो वर्तमान में कौन है? गृह मंत्रालय के संभालते हैं, गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शरणार्थियों की प्रतिमाह कितनी राशि आवंटित की गई थी जाएगी? तो 5,000 रुपये प्रति महीना से आवंटित किया जाएगा। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो इंदौर दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है और कितनी बार? 7वीं बार लगातार ये सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसे दर्जा मिला है। भारत की पहली वाटर सिटी प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर जो है भारत की पहली वाटर प्लस सिटी यहाँ पे हो जाएगी। और वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा होगा? तो वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा होगा? सूरत जो है वो वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर हो जाएगा। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर की हम बात करें अगर, तो वो कौन सा होगा? वाराणसी और प्रयागराज जो है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर का इसे अवार्ड मिला है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो भारत में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये नीति आयोग द्वारा जारी होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। और इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी होगी? योजना आयोग थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न क्या है कि 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो वो है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इनके जो लोग हैं राज्य के, वो गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? उसका नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन होंगे? कलराज मिश्र हो जाएंगे।
पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई थी? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में लगाई गई थी, जिसको सिलिकॉन शहर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पहला ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो पहली जो ई लोक अदालत है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? तो भारत का जो पहला अनाज एटीएम है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में भारत का पहला अनाज एटीएम को खोला गया है। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मार्च 2020 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक वित्त पोषित जो है ये कौन सी हो जाएगी आपके पास? तो योजना हो जाएगी, इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 2.05 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर इसका नाम बदल करके विजयपुरम रखा गया। कौन सा? विजयपुरम रखा गया है। CANI कानी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ये किससे होगा? तो दोस्तों, ये चेन्नई संबंधित से चेन्नई संबंधित होगा। इसका स्थापना कब हुई थी? 2020 में हुई थी। राष्ट्रद्वीप का नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत की हम बात करें दोस्तों, ये आपके लोथल में हो जाएंगे। कहाँ पे? लोथल गुजरात में हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों लोथल से आपको क्या होगा? पत्तन भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो फारस की मोहर में, फारस की मोहर, ये भी आपको यहाँ से लोथल से ही मिला है। और व्यापार के साथ धान की भूसी कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी और राकेश कुमार को चुना है। समान नागरिक संहिता अंततः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया है? तो उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और गोंड दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, और सबसे खूंखार जाति की हम बात करें दोस्तों, सबसे खूंखार जनजाति कौन सी हो जाएगी? सेंटलिस जनजाति जो है, सेंटलिस जनजाति अंडमान निकोबार में जो सबसे खूंखार जनजाति यहाँ पे हो जाएगी। और 2024 के चुनाव जनजाति में कौन सा भाग लिया था? तो सोमपेन जनजाति ने भाग लिया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो राजस्थान द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है। एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? तो ये NHAI द्वारा शुरू किया गया है। खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी मानते हैं? दोस्तों, उत्पादक जो होते हैं उसको क्या मानते हैं हम लोग? जो प्राथमिक श्रेणी में आते हैं उसको हम पूर्णतः शाकाहारी के रूप में जानते हैं, जिसमें पेड़ पौधे सब आते हैं। पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन किया गया आपके साथ 243 के आई के तहत किया गया है। और केंद्रीय जो मतलब कि राज्य वित्त आयोग है, वो 280 में इसका वर्णन किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे भाग 12 में भेज दिया गया, आर्टिकल 303 के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सॉरी, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसके आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो मार्च 2 2019 में हुई थी। ठीक है, और छाता परियोजना दोस्तों किससे संबंधित? छाता परियोजना संबंधित किससे है? तो उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से है। लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद मिली थी? तो ये हुई थी सुगोलिक संधि के बाद, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स को, सुगोलिक संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि से नवाजा गया था। ये काली नदी पर स्थित है। सुगोलिक संधि कहाँ पे थी? काली नदी पर, पश्चिमी भाग में। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में सुगोलिक संधि होता है। ठीक है दोस्तों, जो सुगोलिक संधि है ना, नेपाल से कुछ समय जैसे कि लिम्पिधोरा, लिपुलेख और ये कौन सा गया? काला पानी, ये सभी दोस्तों किससे है आपके पास? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो नेपाल के साथ जो है विवाद बना हुआ है इस क्षेत्र को लेकर के। दोस्तों कुछ प्रश्न शायद छूट गए हैं यहाँ पे, वीडियो पॉज हो गया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी प्रश्न आपको छूटा होगा आप आराम से देख सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर 53 नंबर शुरू करते हैं। ठीक है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कणों के सहायता से की थी? तो दोस्तों वो अल्फा कणों की सहायता से की थी। किसके कणों से? अल्फा कणों की सहायता से किया था।
किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है नेगेटिव होती है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं द्रव्यमान ह्रास के नाम से जानते हैं। समस्थानिक में क्या होते हैं, समस्थानिक में दोस्तों समान जो होते हैं रासायनिक गुण होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है, समान रासायनिक गुण होते हैं और भिन्न भौतिक गुण होते हैं। ये दोनों कथन यहाँ पे सही दे रखा है। कोबाल्ट समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें करते हैं, हम लोग कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। रक्त परिसंचरण के तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सोडियम के 37 समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं, तो ओडोमीटर लगे होते हैं। कौन सा ओडोमीटर होते हैं वाहनों की चाल मापने के लिए। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे स्पीडोमीटर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ क्या होगा, स्पीडोमीटर यहाँ पे आंसर होगा। उसको आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर होगा, ठीक है। स्पीडोमीटर ना कि ओडोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है, तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है ये त्वरण को क्या करता है, सूचित करता है। अगला सवाल है यहाँ पे कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसको कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन कौन सा है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और ये बल की परिभाषा से संबंधित है। न्यूटन की गति का आवश्यक द्वितीय नियम। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो होता है दोस्तों यहाँ पे संवेग के संरक्षण पर काम करता है रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तो स्थिति को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं कूदती या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकांकों का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करते हैं। 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्थाएं थी, इसका नाम क्या था, सीएसओ और एनएसएसओ। अब दोस्तों 2019 में इसको दोनों को मिला करके एनएसओ बना दिया गया है। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया दोस्तों, तो बेरोजगारी को दो भागों में बांटा गया है। अगला सवाल कह रहा है कि जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं, अर्थविकसित कहते हैं। भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान यहाँ पे 54 से 55% अधिक होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं, तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था के सेकंड में आते हैं, दूसरे सेक्टर में आते हैं। अर्थव्यवस्था का वो प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था, 1949 में पहली बार किया गया था, पीसी महालनोबिस समिति के रिपोर्ट पर किया गया था। भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तमिल दोस्तों क्या सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा हो जाएगी यहाँ पे। नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत है, नकटा कहाँ का है, तो नकटा कहाँ का है, बिहार का। और कजरी दोस्तों कहाँ पे, यूपी का, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारत में संगीत विधा को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। पहला कौन सा होता है, भारतीय संगीत, और दूसरा कौन होता है, कर्नाटक संगीत होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे 4 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट और यानी कि डे 5 की ओर, ठीक है। डे 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देख लेते हैं पहला सवाल क्या कहता है। डे 5 का पहला सवाल कह रहा है कि नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, यह कहाँ पे, अजरबैजान के बाकू में किया गया है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। COP28 का जो था ये कहाँ पे, यूएई में हुआ था। और COP29 कहाँ पे हुआ है, तो अजरबैजान बाकू में हुआ है। COP30 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे, ब्राजील में होगा। कहाँ पे, ब्राजील में किया जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज हुआ है दोस्तों, कहाँ पे, एशिया में सर्वाधिक प्लास्टिक उत्पादन दर्ज हुआ है, ठीक है। वर्ष 2040 तक कुल कितने प्लास्टिक उत्पादन करने कितने मैट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है, तो 700 मैट्रिक टन यहाँ पे पहुंचने का अनुमान है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में किन संस्था द्वारा जारी होता है, ये नीति आयोग द्वारा जारी होता है। कब, 1 जून 2015 में नीति आयोग की स्थापना यहाँ पे होती है। एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य हासिल किए गए हैं दोस्तों, जो एसडीजी है इसमें कुल कितने लक्ष्य हैं, तो कुल 17 लक्ष्य को इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है, तो कौन होगा, एसडीजी में कौन होगा, केरल हो जाएगा। कौन सा, केरल। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन शक्ति चलाया गया है। कौन सा, सॉरी, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है।
यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा, तो ऑपरेशन अमानत का संबंध तो किससे होगा, आरपीएफ से, किससे, आरपीएफ से ऑपरेशन अमानत का संबंध हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ चलाया गया है, तो यूक्रेन के साथ, ठीक है, यूक्रेन के साथ चलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक का अध्यक्षता किसने किया है दोस्तों, भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता। अगला प्रश्न क्या है कि जिम्बेक्स सेनाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, दोस्तों जिम्बेक्स आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जिम्बेक्स सेनाभ्यास है हमारे पास, ये जो होता है आपके पास, तो भारत और जापान के बीच में जिम्बेक्स होता है। जिम्बेक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो प्रशांत महासागर में जिम्बेक्स नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है दोस्तों, तो ये आपके दुबई में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है इस बार। चलिए नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक में कितने देश शामिल है, एपेक में 21 देश शामिल यहाँ पे हो जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तो उसका नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे दोस्तों, इजराइल में आपके अल अक्सा मस्जिद यहाँ पे हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब हुई थी, दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका स्थापना 1967 में हुआ था, कहाँ पे, जिनेवा में। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ASEAN मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कितने देश है दोस्तों, इसमें 10 देश शामिल है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों को कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन 2001 के तहत इसमें किसी प्रकार की चेंजमेंट नहीं करने की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है संविधान के भाग 5 में है, ठीक है। दोस्तों कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी कार्यपालिका में आते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो निर्माण जो पोर्टल हमारे पास है इसका शुभारंभ जो किया गया है वो कोयला मंत्रालय द्वारा निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखा का संबंध किस खेल से है, तो अवनी लेखा का संबंध हो जाएगा आपके पास पैरा शूटिंग से, यहाँ पे हो जाएगा पैरा शूटिंग से इसका संबंध हो जाएगा। 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद तो दक्षिण भारत का गोदावरी के किनारे पर स्थित है, वो कौन सा होगा, अस्मक, कौन सा, अस्मक हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो दोस्तों उसका कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किया गया था, जिसे सिरोजोवा कांड के नाम से भी जानते हैं। किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विस्थापन। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है, ओवा जो होती है सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था, तो एलपीजी दोस्तों मॉडल जो है ना ये आपके किस प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन थे उस वक्त, मनमोहन सिंह के समय में किया गया था 1991 से 96 के बीच में। पटचित्र जो है एक चित्रकला है, किस कहाँ संबंधित है, ये उड़ीसा संबंधित यहाँ पे हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार होते हैं, तो 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। लाल सेना और चेक सेना का संबंध किस क्रांति से है दोस्तों, तो 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति से है, ठीक है, यानी कि रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों का स्वायत्तता संबंधी मार्गों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, तो सरकारी आयोग द्वारा 1983 ईस्वी में, ठीक है। इसका रिपोर्ट कब आया था, 1987 ईस्वी में, फाइनल रिपोर्ट कब आया था, 1988 ईस्वी में आया था। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो निजता का अधिकार जो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 21 में है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड संविधान से एक और लिया गया है डीपीएसपी, कौन सा, डीपीएसपी लिया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो हमारे पास एक केंद्र राज्य संबंध है ना, इसके साथ आप देखेंगे RS सरकारिया जो है इसमें सदस्य थे एसएन सेन और पी नरसिम्हा राव, ये किसमें थे, सरकारिया आयोग में, ये सभी लोग जो थे सदस्य थे। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता
और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। और न्यूनतम पुरुष कहाँ पे है? तो बिहार का हो जाएगा। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकता है? दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया है ना, आर्टिकल 61 में है। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के सदनों द्वारा संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, या चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों सदस्य इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया था? तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है, ये बलवंत राय मेहता नहीं, सॉरी, ये आपको 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा। ठीक है, एल.एम. सिंघवी। और पंचायत राज को त्रिस्तरीय किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जिसे सिल्क सिटी कहते हैं? तो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक ने दिया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का मत को दिया गया था। युविका विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसरो से हो जाएगा। किससे? इसरो से। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में हुआ था और किस नदी पर हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों हुआ था नदिया जिले में। और नदी कौन सी थी? भागीरथी नदी थी। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार जो है निलंबन हो जाते हैं? वो कौन सा होगा? 358 के तहत। जर्मन सिल्वर में कौन से धातु बनते हैं? तो कॉपर, जिंक और निकेल से क्या होते हैं? जर्मन सिल्वर का निर्माण यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक के युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच वर्षा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध था। इसकी समाप्ति किससे हुई थी? तो पेरिस की संधि के तहत जिसकी समाप्ति होती है। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना था। कौन? सिराजुद्दौला बना था। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का विंसी टाट ने 1760 में क्रांति का संज्ञा दिया था? तो मीर कासिम। किस? ठीक है, मीर कासिम। इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाया था? मुंगेर को बनाया था। ठीक है, देखिए एक तक मद्रास की संधि पहला दोस्तों हुआ था, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था, कर्नाटक का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सॉरी। तो ये देखिए पहला हुआ था 1767-69 में। किस संधि के साथ समाप्त हुई थी? मद्रास संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। दूसरा 80-84 में मंगलोर संधि द्वारा। और तीसरा 70-90 से 92 में ये श्रीरंगपट्टनी संधि तहत इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, इसमें कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था? तो विक्टर जाकेमा ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक संस्थान का स्थापना किया था? वो था हैदर अली फ्रांसीसी की मदद से। हैदर अली था फ्रांसीसी की मदद से। ब्लैक होल की घटना बंगाल में किस नवाब के समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तृतीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? दोस्तों ये आपके हुए थे श्रीरंगपट्टनी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा? आर्कियन रहेगा, उसके बाद कौन सा? धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो क्रेटेशियस युग में हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहते हैं? टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान यहाँ पे इसका आंसर होगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड विक्टर के द्वारा दिया गया था। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये आग्नेय चट्टान यानी कि मूल चट्टान का निर्माण होता है। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों पुरानी कौन सा हो जाएगी? आर्कियन। और नवीन कौन सा हो जाएगी? गोंडवाना लैंड की चट्टान। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला नाभिकीय सेल कौन सा हो जाएगा? तो गोंडवाना क्रम का चट्टान। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे कम देखिए, आगे मतलब क्या होता है? कम से ज्यादा। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट।
अगला सवाल कह रहा है कि 1919 के तहत 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान था? 101 सदस्य का जो है यहाँ पे निर्वाचित होने का प्रावधान था। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। देखिए, अगस्त घोषणा कब हुआ था? तो अगस्त 1917 ईस्वी को अगस्त घोषणा होता है। मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी कि जो था, कमनर अवार्ड से बोलते हैं, 16 अगस्त 1932। ठीक है, अगस्त पुस्तक अगर हम बात करें, अगस्त 1940 और बेबल योजना अगस्त 1945 में हुआ था। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सभी सभी क्या यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ था? 1909 के भारत संसद अधिनियम हुआ था। इससे प्रथम कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। भारत संसद अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल कौन थे? केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? 1935 के तहत। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? 1919 का अधिनियम दिया गया था। कब? 1926 में पहली बार मत दिया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? 1909 के तहत। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कब किया गया था?